एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सर लास्ट क्लास में क्या हुआ था, तो हमें पता है हम अकाउंटिंग के पहला चैप्टर यानी इंट्रोडक्शन पे चल रहे हैं और इंट्रोडक्शन में हमने लास्ट क्लास देखा था कि इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग होता कैसे, अकाउंटिंग के प्रोसेस की चर्चा हमने करी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स। नहीं तो चलिए आइए अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स की चर्चा हम क्लास में करते हैं। आइएगा जी, देखिएगा जी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आप सबको पता है कि इससे पहले हम कहां चलेंगे, हम चलेंगे नोट्स में। ठीक है, ये क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आइए देखिए देखते हैं कि क्या बोलता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखिएगा, अच्छा एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं देना चाह रहा था, वो दे देता हूं। वो क्या है आपके बेनिफिट्स के लिए है। क्या है कि जैसा आप लोग को आप सबको पता है कि जो नेट वाला भैया जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या करते हैं, फ्री कोचिंग देते हैं। कहां, आपके YouTube चैनल पर हर दिन वीडियोस अपलोड होता है। रात के 8 बजे पेपर 1 का और रात के 9 बजे पेपर 2 का। और अभी तक इंटरनेशनल बिजनेस की 38 वीडियोस 38 लेक्चर्स कवर कर लिया हमने। टीचिंग के 19 वीडियोस कवर कर लिया है। कम्युनिकेशन की पूरी यूनिट खत्म कर दी है हमने 20 वीडियोस में। और अब हम अकाउंटिंग की ओर मूव कर रहे हैं। अकाउंटिंग का सेकंड लेक्चर ये है। तो अगर आपने वो सारा लेक्चर्स नहीं देखा है तो आप जाइए, लगाइए और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। जिससे क्या होगा कि आपकी सारी जितनी भी चीजें हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए, इस एग्जाम ये एग्जाम तो अभी आपका हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट एग्जाम जून का जो एग्जाम है उस समय तक पेपर 2 कॉमर्स और पेपर 1 के सारे यूनिट कवर कराने का जिम्मा मेरा है और मैं आपका सारा कवर करा दूंगा। चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं क्लास में। आइएगा जी, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या कहता है देखिएगा पहले, है ना, एक एक करके हम समझेंगे। कह रहा है, देखिए जी क्या देखें, कहता है जब भी हम कोई बिजनेस चला रहे होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में तो वहां कोई दिक्कत नहीं होती है। सही बात है, जब आप सिंगल बिजनेस कर रहे हो, अकेला मालिक हो, कोई भी दिक्कत, तो फिर वहां क्या दिक्कत, वहां तो मेरे रूल्स मेरे रेगुलेशंस नहीं, माय लाइफ माय रूल्स हैं, ऐसा ही कुछ होता है। अब क्या उसके बाद क्या हो रहा, बोल रहा लेकिन जैसे ही हम कुछ लोगों के साथ मिलकर बिजनेस करते हैं, चाहे वो पार्टनरशिप हो या फिर कंपनीज, तो हमें क्या होता है, तो हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने होते हैं। क्यों रूल फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं ना, तो सबके माइंडसेट एक जैसे नहीं होते हैं। तो उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से जब हम अकाउंटिंग करते हैं, नहीं तो अकाउंटिंग करने के लिए भी हमें अपना मतलब बहुत सारे क्या अपनाने होते हैं जी कुछ सेट ऑफ रूल्स, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन और प्रिंसिपल्स। क्या बनाते हैं, सेट ऑफ रूल्स यानी कुछ रूल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन और प्रिंसिपल्स। और इसे ही जिसे कहा गया क्या, और इसे कहा गया गैप, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब ये गैप क्या करती है, बोल रहा है इस गैप के थ्रू सारे अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स, है ना, प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जिससे उनकी अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग हो जाती है जी ऑथेंटिक। क्या बोला कि गैप ऐसा प्रिंसिपल है, यानी कि गैप के थ्रू सारे अकाउंटेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, जिससे उनकी अकाउंटिंग क्या ऑथेंटिक हो जाती है। नहीं तो ये रूल्स रेगुलेशन क्यों, क्योंकि सर अलग अलग, आप सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए ना, कि जब आप 4 फ्रेंड मिलते हैं किसी बात पे टॉपिक पे चर्चा करते हैं, तो आप 4 फ्रेंड ही की सहमति नहीं हो पाती है। तो सोचो कि जब बिजनेस करेंगे तो उस वक्त में कितना दिक्कत हो रहा होगा, और उस वक्त दिक्कत हो रहा होगा तो फिर कुछ लोगों ने क्या बोला, एक काम करते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स डिसाइड करते हैं और उस सेट ऑफ रूल्स के थ्रू बिजनेस चलाते हैं। ये तो क्या बिजनेस की बात। अब चूंकि बिजनेस में हम क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग के लिए भी कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए गए कि इस अकाउंटिंग अगर हम करेंगे, अकाउंटेंट्स कैसे कैसे अकाउंटिंग करेंगे, तो उसके लिए एक सेट ऑफ रूल्स है, रेगुलेशंस है। उस रूल्स और रेगुलेशंस को गैप कहा गया, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और उसी प्रिंसिपल्स के तहत हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स निकाले, आइए एक एक करके उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कहता है बिजनेस को उसके ऑनर से अलग रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि सर बिजनेस ऑनर क्या है, ऑनर तो भाई साहब कैपिटल देता है ना बिजनेस में, तो बिजनेस के लिए वो क्रेडिटर, तो बिजनेस उसको क्या करेगा, पैसा रिटर्न करेगा, इसीलिए कैपिटल को हम लोग लायबिलिटी के साइड में दिखाते हैं। नहीं, हाँ जी सर, देखिए वही कह रहा है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि बिजनेस को उसके ऑनर से अलग रखो। नहीं, क्यों अलग रखेंगे भाई,
क्योंकि इसलिए बिजनेस जब ऑनर क्या बोल रहा है कि इसीलिए बिजनेस जब ऑनर कैपिटल लगाता है तो उसको लायबिलिटी माना जाता है, नहीं दैट इज बिजनेस को पैसा ऑनर को ने दिया और उसको वापस करना है। बिजनेस ये मान के चलता है कि ऑनर को हमको पैसा क्या करना है, वापस करना है, इसलिए बिजनेस के लिए वो क्या क्रेडिटर हो गया, नहीं। हाँ जी सर, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सिंपल क्या कहता है, बिजनेस को उसके ऑनर से अलग रखो। चलो नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई साहब उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो जो मनी के टर्म्स में मेजर किया जा सके, नहीं देखिए कह रहा है उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो जिसको मनी के टर्म्स में मेजर कर सको, क्योंकि अकाउंटिंग कभी भी दो मैनेजर के झगड़ों को रिकॉर्ड नहीं करता, सॉरी। तो मनी मेजरमेंट क्या बोला जो भी जिस ट्रांजैक्शन को मनी के फॉर्म में रिकॉर्ड कर सको उसी को मेजर कर सको उसी को रिकॉर्ड करो, क्योंकि अकाउंटिंग में कभी दो मैनेजर का झगड़ा को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, कोई भी नॉन मेजरेबल जो मनी के टर्म्स में नहीं है उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ये हो गया। अब थर्ड चलते, थर्ड क्या है, थर्ड बोलता है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या बोल रहा है ऐसा एज्यूम किया जाता है कि बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अगर हम बिजनेस चला रहे हैं तो हम तो ये तो सोच के नहीं चलाएंगे भैया कल ही बिना बिजनेस बंद हो जाए, हम तो यही मान के चलेंगे क्या कि बिजनेस मेरा लंबे समय तक चलता रहेगा। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि ऐसा एज्यूम किया जाता है कि बिजनेस मेरा क्या हुआ, लंबे समय तक चलता रहेगा, नहीं। हाँ जी सर। अब अकाउंटिंग पीरियड क्या कहता है हर बिजनेस का एक डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए, नहीं। डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड मतलब जैसे हम लोग फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और एक नॉर्मल ईयर होता है क्या, एक आपका जनवरी टू दिसंबर। तो हम लोग फाइनेंशियल ईयर जो अकाउंटिंग में यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं 1 साल। तो हर अकाउंटिंग का पीरियड 1 साल के लिए होता है। बैलेंस शीट भी हम साल भर बनाते हैं। अब अज्यूम करो कि अगर बैलेंस शीट हम 5 साल में बनाते तो कितना दिक्कत होता, क्या होता कि सब प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है कुछ पता नहीं चलता, अचानक 5 साल के अंदर हो सकता है कंपनी भी बंद हो जाती। क्यों, क्योंकि आप अकाउंटिंग नहीं कर पाते अच्छे से, नहीं। तो उसको क्या, इसलिए क्या बोला कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोला कि हर बिजनेस का एक डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। बोला हुआ हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट बोलता है एसेट्स को उसी रेट में रिकॉर्ड करो जिस रेट में खरीदा गया हो। सिंपल सा बात है, इसमें कुछ है नहीं। क्या बोला कि हिस्टोरिकल, इसी को कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं कि भाई जिस रेट पर तुम खरीदे हो उसी रेट में रिकॉर्ड करो, फालतू रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये क्या कहता है, बोलता है भाई साहब हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट, एक कोई ले रहा होता है तो दूसरा कोई दे रहा होता है, ठीक है। ये हो गया ड्यूअल एस्पेक्ट। अब क्या नेक्स्ट है जी रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। क्या बोलता है जब रेवेन्यू रियलाइज हुआ हो तभी रिकॉर्ड कर लो। इसका मतलब क्या हुआ सर, जैसे मान लेते हैं कि मैंने सेल करा, वो 1 अप्रैल को सेल करा, ठीक है, सॉरी ऑर्डर मिला, सेल नहीं, सबसे पहले ऑर्डर मिलेगा। तो ऑर्डर मिला 1 अप्रैल को, मैंने क्या करा 20 तारीख को सप्लाई कर दिया, सामान भेज दिया। अब 30 तारीख को मुझे पैसा मिला, तो ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन कब होगा सर, रेवेन्यू रिकॉग्निशन 20 अप्रैल को होगा। क्यों, क्योंकि मैंने जब सप्लाई करा इसका मतलब मेरा रेवेन्यू मिल गया। अरे पैसा नहीं दिया, पैसा तो दे के जाएगा, नहीं। ऐसा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कहता है कि जब रियलाइज हो जाए तो हम क्या कर लो, उसको रिकॉग्नाइज कर लो, नहीं। हाँ जी सर। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। बोलता है एक पीरियड में होने वाले जितने रेवेन्यू हैं उसी पीरियड में होने वाले एक्सपेंसेस के साथ क्या करिए, मैच करिए, नहीं। हाँ जी, तो क्या बोला कि एक पीरियड में होने वाले जितने रेवेन्यू हैं उसको उसी पीरियड में होने वाले एक्सपेंसेस के साथ मैच करिए। हाँ जी सर। हाँ, क्या होगा फिर नेक्स्ट अक्रूवल कॉन्सेप्ट। ये बोला कि अक्रू हो गया तो अराइज कर लो, मतलब कि पैसा मिला तभी रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर कोई ट्रांजैक्शन हो गया तो, नहीं तो उसको क्या जैसे बोल रहा है पैसा मिला तभी रिकॉर्ड करेंगे, अगर कोई ट्रांजैक्शन हो गया तो उसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसीलिए क्या बोला, सॉरी ये होना चाहिए पैसा नहीं भी मिला, सॉरी पैसा नहीं। देखिए अक्रू हुआ तो अराइज कर लीजिए, कहने का मतलब हुआ है कि भाई साहब ट्रांजैक्शन अक्रू दिख रहा है, हो चुका है तो उसको लिख लो। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं मैंने सेल कर दिया, पैसा उसने दिया नहीं, तो अक्रू तो हो गया ना, तो अराइज कर लो उसको रिकॉर्ड कर लो ट्रांजैक्शन। लेकिन क्या करो, पैसे की वजह से उसको ऐसा नहीं कि छोड़ दो। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अक्रू हुआ है तो अराइज कर लो, नहीं। और ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई साहब अकाउंटिंग करते वक्त आप बायस नहीं हो सकते, किसी के लिए पक्षपात नहीं करेंगे, नहीं। क्लियर है? हाँ जी सर। अब आइए चलते हैं बुक में और एक एक करके डिटेल में समझते हैं क्या होता है। ये कह रहा है ऑब्वियसली इफ ईच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कन्वेज
its information in its own way, we will have a bubble of unusual financial data। बोल रहा है अगर हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना इंफॉर्मेशन अलग अलग तरीके से शेयर करेगा तो मतलब इतना कंफ्यूजन हो जाएगा फाइनेंशियल डेटा का कि हम पागल हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि हम कुछ और रूल अपना रहे हैं, आप कुछ और, कोई और कुछ और, तो कितनी कंपनियां हैं, सोचिए अगर हर कोई अलग अलग अपनाए तो कितना दिक्कत होगा। तो इसी वजह से क्या बोला पर्सनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में हैव वर्कड in the days when most companies were owned by sole proprietorships or partners, but they do not anymore in this area of joint stock companies। बोल रहा है पर्सनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आप सोल प्रोप्राइटरशिप में तो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा लोग हो, जॉइंट स्टॉक कंपनीज हो, वहां आप ये काम नहीं कर सकते हैं। कह रहा है दीज कंपनीज हैव थाउजेंड्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, क्योंकि इस कंपनी में हजारों स्टेक होल्डर होते हैं और हु हैव इन्वेस्टेड मिलियंस, जिन्होंने मिलियंस इन्वेस्ट किया होता है, और they need a uniform standardized system of accounting by which companies can compare on the basis of their performance and value। और चूंकि स्टेक होल्डर्स मिलियंस वहां पे इन्वेस्ट किए होते हैं तो उनको क्या चाहिए होता है, एक यूनिफॉर्म एक स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग का तरीका चाहिए होता है, जिसकी वजह से क्या कर सके, उनके परफॉर्मेंस और वैल्यू को जज कर सके, किसके, कंपनी के परफॉर्मेंस को नहीं। हाँ जी, इसीलिए तो बैलेंस शीट बनता है। हाँ जी सर, अब क्या बोल रहा है therefore accounting principle based on certain concepts, convention and the tradition have been evolved by the accounting authorities and regulator and followed internationally, and the word principle is used to mean general law or rule adopted or professed as a guide to action, as a settled ground or basis of conduct or practice। You will note that this definition describes a principle as a general law or rule that is to be used as a guide to action, and these principles which serve as the rules of accounting for the financial transaction and preparing the financial statement are known as generally accepted accounting principles। क्या बोल रहा है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, उसके सर्टेन कॉन्सेप्ट्स हैं, कन्वेंशन है, ट्रेडिशन है, ये सारा इन्वॉल्व है नहीं किसमें, अकाउंटिंग ऑथोरिटीज के थ्रू, रेगुलेटर्स के थ्रू, जो इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। और प्रिंसिपल्स का मतलब बोला कि क्या गया कि कुछ ऐसे रूल्स या कुछ जिसको कौन कौन अडॉप्ट करता है, प्रोफेशनल अडॉप्ट कर लेता है नहीं, कुछ ग्रुप अडॉप्ट करते हैं, कुछ अकाउंटेंट्स अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इसी रूल्स और रेगुलेशंस को अकाउंटिंग के लिए यूज किया जाता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है, और जिसके थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। और उस रूल को क्या कहा गया है, उस रूल को कहा गया है गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नहीं, हाँ जी सर, अब चले नेक्स्ट। हाँ जी चलिए, कह रहा है the application of the principles by accountants ensure that financial statement are both informative and क्या रियलेबल। हाँ जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेटिव भी होता है और रियलेबल भी होता है। क्या इट इंश्योर्स दैट the common practice and the conventions are followed, that common rules and procedures are compiled with। कह रहा this observance accounting principles help develop the widely understood grammar and vocabulary for the recording financial statement। देखिएगा आगे क्या कह रहा है, कह रहा however it should be said that there are many variations in the usage of a language by two people in the two continents। There may be minor differences in the application of accounting rules procedures depending on the accountant। For example, two accountants may choose the two equally correct methods for a recording particular transaction based on their professional judgment and knowledge। बोल रहा है क्या कि दो अकाउंटेंट जो हैं वो अलग अलग मेथड्स यूज कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर और उनके प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पर। नहीं, हाँ जी, अब देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट, कह रहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर एक्सेप्टेड एज सच इफ दे आर ऑब्जेक्टिव। उनका कुछ ऑब्जेक्टिव हो तभी वो आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल को एक्सेप्ट कर सकते हैं। यूजेबल इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस, यूजेबल होना चाहिए प्रैक्टिकल सिचुएशंस में, रियलाइबल होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए। नहीं, क्या बोल रहा है, फिजिबल का मतलब दे कैन बी अप्लाइड विदाउट इनकरिंग हाई कॉस्ट, कोई बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट नहीं होना चाहिए और अप्लाई कर लेना चाहिए। नहीं, कह रहा पांचवें कॉम्प्रिहेंसिव टू दोज विद अ बेसिक नॉलेज ऑफ फाइनेंस। पूरा कॉम्प्रिहेंसिबल कैसे होना चाहिए, जिसमें उनको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए किसकी, फाइनेंस की। नहीं, अब कह रहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन्वॉल्व बोथ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन, हियर आर द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। दो तरीके से, एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, एक कन्वेंशन। कन्वेंशन धारणा को बोलते हैं, जो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की चर्चा हम करते हैं। नहीं, आइएगा दी, सबसे पहले क्या
कह रहा है इन ऑर्डर टू मेक अकाउंटिंग लैंग्वेज कन्वे द सेम मीनिंग टू ऑल पीपल एंड टू मेक इट मोर मीनिंगफुल मोस्ट ऑफ अकाउंटेंट हैव एग्रीड ऑन ए नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स व्हिच यूजुअली फॉलोड फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिएगा जी, बोल रहा है अकाउंटिंग लैंग्वेज को कन्वे करने के लिए, ठीक है, तो कुछ लोगों ने और इसको और मीनिंगफुल बनाने के लिए बहुत सारे अकाउंटेंट ने क्या किया, अग्री हुए किस चीज पर, एक बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर कि भाई साहब नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग क्या करेंगे, मिलकर फॉलो करेंगे, ऐसा अकाउंटेंट ने कहा। और उसके किस पे फॉलो करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए फॉलो करेंगे। तो कह रहा है दीज कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड ए फाउंडेशन फॉर अकाउंटिंग प्रोसेस, और ये कॉन्सेप्ट्स क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए क्या करेंगे, फाउंडेशन होंगे। कह रहा है नो एंटरप्राइज कैन प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट कंसीडरिंग दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स और assumptions। दीज कॉन्सेप्ट्स गाइड ट्रांजैक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड और एंड रिपोर्टेड। बोल रहा है ये जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो इसके अलावा, इस कॉन्सेप्ट्स के को छोड़कर उनको क्या, कोई भी एंटरप्राइज जो है वो नहीं बना सकता अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनको उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहला क्या, सबसे पहला है जी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहा था सर, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोला भाई साहब बिजनेस को और उसके ऑनर को बिल्कुल अलग रखो। आइए, कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट business is treated as unit separate and distinct from its owners, creditors, managers and others। देख लीजिए बिजनेस को अलग रखा गया किससे, ऑनर से, क्रेडिटर से, मैनेजर से और अदर से। कह रहा है इन अदर वर्ड्स द ऑनर ऑफ अ बिजनेस इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज ए डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस ही ओन्स। बोल रहा है बिजनेस ऑनर को बिजनेस से एकदम अलग और एकदम सेपरेट रखा गया है जो बिजनेस वो चलाता है। कह रहा है बिजनेस यूनिट शुड हैव ए कंप्लीटली सेपरेट सेट ऑफ बुक्स एंड वी हैव टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द प्रोप्राइटर। बोल रहा भाई साहब जो भी आप रिकॉर्डिंग करोगे वो बिजनेस के टर्म से आपको रिकॉर्ड करना चाहिए, ना कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहिए। कह रहा था प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम इन द बिजनेस। अब देखिए बिजनेस में जो आप कैपिटल लगाता है उसको, यानी कि ऑनर को क्या ट्रीट किया जाता है, क्रेडिटर ट्रीट किया जाता है। नहीं, ये तो बात मैंने बताया अभी। हाँ सर, उसके बाद क्या बोल रहा था, कैपिटल इज ट्रीटेड एज ए लायबिलिटी ऑफ द फर्म। कैपिटल इसीलिए इसको कहां, लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। कह रहा बिकॉज इट इज एज्यूम्ड दैट firm has the borrowed funds from its own proprietors instead of borrowing from outside parties। इसलिए कहा जाता है, बोल रहा है क्योंकि इसीलिए लायबिलिटी समझा जाता है क्योंकि ऐसा बिजनेस मानता है कि फर्म जो है या बिजनेस पैसा अपने ही ऑनर से ले रहा है, ना कि किसी बाहर के अलग जगह से। तो बिजनेस को उसको ऑनर से अलग रखना चाहिए। एग्जांपल देखिएगा, कह रहा फॉर एग्जांपल प्रोप्राइटर इन्वेस्ट 1 लाख इन द बिजनेस, it is deemed that the proprietor has given 1 lakh to the business and it is shown as a liability in the books of business। बोल रहा है अगर प्रोप्राइटर 1 लाख रुपया बिजनेस को दिया है तो बिजनेस ऐसा मान के चलेगा कि प्रोप्राइटर ने मुझे उधार के तौर पर, लायबिलिटी के तौर पर पैसा दिया है और इसीलिए इसको बिजनेस का लायबिलिटी माना जाएगा। बिकॉज बिजनेस हैव टू अल्टीमेटली रीपे द प्रोप्राइटर, और बिजनेस को हमेशा बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेटली रीपे करना पड़ेगा किसको, प्रोप्राइटर को। सो सिमिलरली द प्रोप्राइटर विड्रॉज 10,000 फ्रॉम द बिजनेस, इट इज चार्ज टू हिम। और अगर इसी तरीके से, चूंकि अभी बोला भाई बिजनेस से अलग रखो ऑनर को, तो अगर बिजनेस से ऑनर भी 10,000 रुपए निकालता है तो उसको भी क्या अलग चार्ज किया जाएगा, इसको बिजनेस का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। नहीं, हाँ जी। तो आ जाइए एंटिटी कॉन्सेप्ट्स, बिजनेस को उसको ऑनर से अलग रखो, दैट्स इट। नेक्स्ट चलें, हाँ जी सर। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है मनी मेजरमेंट। कह रहा है ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग व्हिच इज कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो जिसको मनी के टर्म्स में मापा जा सके। हाँ जी सर, हाँ। कह रहा है an event even though it may be very important for the business will not be recorded in the books of business unless its effect can be measured in terms of money with a fair degree of accuracy। बोल रहा भाई साहब कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो बिजनेस के लिए, काहे कि इसके बिना बिजनेस चल ही ना रहा, लेकिन अगर उसको मनी के टर्म में नहीं मेजर किया जा सकता तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना है।
तो देखिए फॉर एग्जांपल क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड द क्वारल बिटवीन द प्रोडक्शन मैनेजर एंड द सेल्स मैनेजर। अब मान लीजिए दो मैनेजर के बीच में झगड़ा हो गया जो प्रोडक्शन और सेल्स है, तो भाई है तो इंपॉर्टेंट डिसीजन, क्या करना है नहीं करना देखना पड़ेगा, लेकिन इसमें रिकॉर्ड नहीं करना है। कह रहा है डज नॉट रिपोर्ट दैट अ स्ट्राइक इज बिगिनिंग एंड इट डज नॉट रिवील दैट द कंप्यूटर हैज प्लेस्ड अ बेटर प्रोडक्ट इन द मार्केट। These facts or happenings cannot be expressed in the terms of in the money terms, thus are not recorded in the books। बोल रहा है कंप्यूटर अगर बेटर प्राइस दे रहा है मार्केट में तो ये भी बिजनेस के लिए डिसीजन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सारा चीज मनी के टर्म में दिक्कत नहीं कर रहा है, यानी मनी के टर्म्स में मेजर हम इसको नहीं कर सकते इन प्रॉब्लम्स को, तो इसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब बोल रहा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, भाई साहब ये कहता है कि हम ऐसा ज्यूम करते हैं कि मेरा बिजनेस लगातार कंटिन्यूअस चलता रहेगा, इसी बेसिस पर हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। जैसे कोई एसेट हमने 1 लाख रुपए में खरीदा और हम ये मान के चलते हैं कि मेरा इसकी एसेट 10 साल तक चलेगा, तो हम हर साल 10-10 हजार रुपया डेप्रिसिएशन के तौर पर निकालते चले जाते हैं, नहीं? हाँ जी सर। आइए देखिएगा, कह रहा है एज पर दिस कॉन्सेप्ट इट इज अज्यूम्ड दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट for a long period in the future and the transactions are the recorded in the books of business on the assumption that it is continuing enterprise। ट्रांजेक्शन किस बेसिस पे करेंगे कि भाई बिजनेस मेरा कंटिन्यू चल रहा है। इट इज ऑन द कॉन्सेप्ट दैट वी रिकॉर्ड द फिक्स्ड एसेट्स एट द ओरिजिनल कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन द एसेट्स विदाउट रेफरेंस टू देयर मार्केट वैल्यू। देख रहे हो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, हाँ जी सर। कह रहा है फॉर एग्जांपल इफ मशीनरी इज परचेज्ड वुड से for the next 10 years the cost of this machinery will be spread over the next 10 years for the calculating net profit or loss of each year। because of the concept of going concern, full cost of the machine would not be treated as an expense in the year of its purchase itself। the market value of the fixed assets is irrelevant and is not recorded in the balance sheets as these are not going to be sold in the near future। बोल रहा भाई साहब देखिए 10 साल के लिए आपने मान लिया मशीनरी खरीदा, तो मशीनरी 10 साल के लिए खरीदा, तो आप क्या करेंगे, उसको ऐसा नहीं मान लेंगे कि 1 ही साल का एक्सपेंस है, उसको ऐसा मानेंगे कि आगे आपने 10 साल क्या करेंगे, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, उसको प्रॉफिट एंड लॉस से अपना डेप्रिसिएशन का चार्ज को देखेंगे। बोल रहा भाई साहब इसीलिए क्यों, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस मेरा फ्यूचर में चलता रहेगा, नहीं? हाँ जी सर। अब चले नेक्स्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। क्या कह रहा है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट? बोल रहा है अकाउंटिंग पीरियड बोलता है कि एक टाइम में अकाउंटिंग पीरियड बोलता है कि हमेशा अकाउंटिंग का डेफिनेट पीरियड होना चाहिए, नहीं 1 साल का हो 1.5 साल का हो, हालांकि हम लोग 1 साल मान के चलते हैं जो कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक होता है। कह रहा है as the business is intended to continue indefinitely for a long period, the true results of the business operation can be ascertained only when the business is completely wound up, but the ascertainment of profit after a very long period will be little use to proprietors, managers and investors and others because it will be too late to keep the corrective step that time। बोल रहा है देखिए भाई साहब ऐसा है कि आप ठीक है मान के चलते हैं कि लंबे समय तक आपका बिजनेस चलेगा, लेकिन उसके लिए बिजनेस के ट्रू ऑपरेशंस को भी तो बताना जरूरी है कि प्रॉफिट हो रहा है कि ये लॉस हो रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप अगर 1 साल से ज्यादा में दिखाएंगे, रिजल्ट निकालेंगे, तो आपको दिक्कत क्या हो जाएगा कि अगर आपका लॉस में चल रहा होगा तो फिर आप स्टेप्स अच्छे तरीके से नहीं ले पाएंगे, और जब आप स्टेप्स अच्छे तरीके से नहीं ले पाएंगे तो क्या होगा, तो आपका बिजनेस डूब भी सकता है। इसलिए क्या कि उसके एक डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए। कह रहा देखिए, कह रहा था यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू नो द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस at frequent intervals, thus the entire life of the firm is divided into time intervals for the measurement of the profit of business। 12 months is usually adopted for the purposes according to the amended income tax law। business has compulsorily to adopt, क्या बोल रहा है, क्या अडॉप्ट करना है जी, 1 मिनट भाई के लिए भाग रहा भाई, हाँ, अडॉप्ट फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग ऑन 1 अप्रैल एंड 31 मार्च ऑन द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर as its accounting period। कह रहा है apart from these companies whose share are listed on the stock exchange are required to publish quarterly results on depict the profitability and the financial position at the end of 3 months पीरियड। बोल रहा है ऐसे तो 1 साल के लिए लिया जा सकता है, लेकिन आप चाहें तो 3 महीने और 6 महीने में भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट में। ये क्या कहता है कि सर जिस रेट में एसेट खरीदा गया उसी रेट में आप रिकॉर्ड कर लीजिए। कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन एसेट इज ऑर्डिनरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस एट विच इट
इट वॉज अक्वायर्ड, जिस रेट में वो अक्वायर्ड किया गया उसी रेट में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। कह रहा दिस कॉस्ट बिकम द बेसिस फॉर सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट सिंस द एक्विजिशन कॉस्ट रिलेटेड टू द पास्ट इट इज रेफर्ड टू एज ए हिस्टोरिकल कॉस्ट। किस तरह से इसको देखेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट की तरह। कह रहा फॉर एग्जांपल व्हेन अ मशीन इज एक्वायर्ड बाय पेइंग 5 लाख द फॉलोइंग कॉस्ट कंसेप्ट वैल्यू ऑफ द मशीन इज टेकन 5 लाख इन द अकाउंट्स। बोला अगर कोई मशीन 5 लाख में खरीदे हैं आप तो उसको 5 लाख में ही अकाउंट्स में दिखाना होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में। ये क्या कह रहा है, कह रहा है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है भाई साहब हर सिक्के के दो पहलू हैं, यानी हर ट्रांजैक्शन का दो पहलू, डेबिट और क्रेडिट। देखिएगा कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड हैविंग अ डुअल एस्पेक्ट। इन अदर वर्ड्स एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग अ डुअल एस्पेक्ट्स। इन अदर वर्ड्स every transaction affect that at least 2 accounts, हर दो ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है। if one account is debited any other account must be credited. the system of recording transaction based on this concept is called double entry system। और इस dual aspect concept को हम लोग क्या कहते हैं, double entry system भी कहते हैं। it is because this principle the two sides of the balance sheet are always equal the following accounting equations will always hold good at the point of टाइम। देखिएगा इसीलिए हम लोग कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करते हैं, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये क्या है, ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है नहीं। हाँ जी अब चलें रेवेन्यू रिकॉग्निशन में। क्या बोल रहा है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन बोलता है जब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ है तब रियलाइज कर लो। सिंपल सा बात कह रहा है रेवेन्यू मींस द अमाउंट व्हिच इज एडेड टू द कैपिटल एज ए रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। रेवेन्यू का क्या मतलब हुआ, जो ऐड किया गया है बिजनेस ऑपरेशन के लिए नहीं। कहता है रेवेन्यू इज अर्न्ड बाय द सेल ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग अ सर्विस। अगर आप कोई गुड्स को टोटल गुड्स जो बेच दिए उससे जो पैसा मिला वही क्या है, रेवेन्यू है। कह रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन डिटरमाइंस द टाइम और द पर्टिकुलर पीरियड इन विच द रेवेन्यू इज रियलाइज। जिसमें रेवेन्यू क्या किया गया, रियलाइज किया गया है। रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड व्हेन द टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द परचेजर एंड व्हेन ही हैज लीगली बिकम लायबल टू पे द अमाउंट। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या बोला, रेवेन्यू तब रियलाइज होगा जब आप ट्रांसफर कर दे रहे हैं किसको, ओनरशिप को, तो आप रेवेन्यू रियलाइज करने के लायक हो गए। कह रहा है इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज नॉट रिलेटेड विद द रिसिप्ट ऑफ कैश। फॉर एग्जांपल इफ अ फर्म गेट्स an order on order of goods on 1st जनवरी, 1 जनवरी को ऑर्डर मिलता है, सप्लाई करता है गुड्स 20 जनवरी को एंड रिसीव कैश करता है 1 अप्रैल को, तो रेवेन्यू विल बी डीम्ड टू बी एन अर्न ऑन 20 जनवरी की। 20 जनवरी को जब आपने सप्लाई कर दिया, ऑनरशिप ट्रांसफर कर दिया, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपकी रेवेन्यू कब 20 जनवरी को हो गई है। तो एज द ऑनरशिप ऑफ द गुड्स वर ट्रांसफर ऑन दैट डे देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस रूल। इसके लिए कुछ एक्सेप्शन है, देखिए क्या है। कह रहा है इन सेल ऑफ इंस्टॉलमेंट बेसिस द अमाउंट कलेक्टेड इन इंस्टॉलमेंट इज ट्रीटेड एज रियलाइज्ड। देखिएगा जब देखिए सेल तो हो गया, लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पर कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट आपने पेड कर दिया तो उसको क्या ट्रीट किया जाएगा, तब उसको रेवेन्यू रियलाइज ट्रीट किया जाएगा। सॉरी नेक्स्ट कह रहा है इन द केस ऑफ लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट it is difficult to postpone the revenue till the completion of full contract. In such cases that proportionate part of revenue which is equal to the part of contract completed by the end of year is recognized as revenue। अब ये क्या बोल रहा है, ये क्या एक्सेप्शन है, बोल रहा है सर एक मान लेते हैं 500 करोड़ का कोई हमने ट्रांजैक्शन या कंस्ट्रक्शन किया और उसमें से क्या हुआ, सब एक दिन में तो काम कंप्लीट नहीं होना है, तो ये बोल रहा है साल भर में जितना काम हुआ उस प्रोपोर्शन में जो आपका एक्सपेंसेस या जो रेवेन्यू रियलाइज हुआ है हम उसी को उस साल का रेवेन्यू मान लेंगे। समझ में आ गई बात, हाँ जी सर। चले नेक्स्ट एक बार चलते हैं। हाँ क्या कह रहा है, मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग बोलता है भाई साहब एक पीरियड में होने वाले जितने भी रेवेन्यू हैं उसी पीरियड में होने वाले एक्सपेंस के साथ उसको क्या करिए, मैच करिए। आइए देखते हैं। कह रहा दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तभी तो नेट प्रॉफिट अच्छे से हो पाएगा नहीं, हाँ जी सर। कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इन डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशन all costs which are applicable to the revenue of the period should be charged against that revenue. Accordingly, for matching cost with the revenue, the first revenue should be recognized
and the cost incurred for generating that revenue should be recognized। बोल रहा है भाई साहब इसके हिसाब से क्या कि पहले रेवेन्यू को पहचानो कि कहां से पैसा आया, उसके बाद उसके हिसाब से उसका खर्चा देखो कि कहां कौन कौन खर्चा हुआ है। सपोज करिए कि मान लेते हैं इस साल मैंने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया, पैसा मेरे को मान लिया 2 लाख रुपए आया और इस साल का खर्चा मैंने दिखाया नहीं जो मेरा 20,000 का हुआ था, तो 20,000 का खर्चा नहीं हुआ तो 2 लाख रुपए मेरा क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट में आ जाएगा। लेकिन अगर यही खर्चा मैंने दिखा दिया तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना होता, 1,80,000। अब सोचिए चूंकि खर्चा नहीं दिखाया तो मेरे इसकी वजह से रेवेन्यू की वजह से मेरा प्रॉफिट 20,000 रुपए बढ़ता हुआ दिख रहा है ना जी। हाँ जी, अब यही चीज अगला साल हम जब 20,000 रुपए चार्ज कर देंगे कि हमने पिछला साल क्या किया था, रेवेन्यू एक्सपेंस किया था, तो ये गलत हो जाएगा कि नहीं। पिछला साल में हमने 1,80,000 प्रॉफिट किया था लेकिन हम दिखा कितना रहे हैं, हम दिखा 2 लाख कर रहे हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि जब भी आप रेवेन्यू जिस समय का हो उसी साल के अंदर का सारा एक्सपेंस को उसी से माइनस करिए, तभी आपका एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट या लॉस पता चल पाएगा। नहीं, हाँ जी सर। अब नेक्स्ट चलें, अब क्या है एक्रूवल प्रिंसिपल, क्या बोलता है कि अक्रू हुआ तो अराइज कर लो। बोल रहा रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट रेवेन्यू एट द टाइम इट इज अर्न्ड रियलाइज्ड बाय द बिजनेस, नॉट व्हेन द कैश फॉर रेवेन्यू इज रिसीव्ड बाय द बिजनेस इज नॉन एज एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग। बोल रहा है ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कैश मिलेगा तभी अक्रू हुआ है। अक्रू मतलब आपने सप्लाई कर दिया, आपको परचेज कर लिया, तो अगर कोई ट्रांजैक्शन कर लिया हो चुका है तो उसको हम लोग अक्रूवल प्रिंसिपल के तहत रहते हैं। बोला है अक्रू हुआ है तो अराइज कर लिया। कह रहा द पर्पस ऑफ दिस प्रिंसिपल इज एक्चुअली सो व्हाट वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। क्या बोला, इसका क्या पर्पस है कि जो काम हो चुका है उसको दिखाना, ना कि व्हाट इज टू बी डन इन द फ्यूचर, ना कि जो काम होना है फ्यूचर में उसको। किसको दिखाना पर्पस है कि सर जो काम हो चुका है। नहीं, हाँ जी सर। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या बोल रहा है, बोल रहा है ऑब्जेक्टिविटी। देखिए ऑब्जेक्टिविटी का तो सिंपल सा कहानी कि भाई पक्षपात नहीं करना है, आपको बायस्ड नहीं होना है किसी भी प्रिंसिपल के लिए। कह रहा है दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट रिकॉर्डिंग अमाउंट शुड हैव सम फॉर्म ऑफ impartial supporting evidence or documentation. It also states that recording should be performed with the independence that free from the bias and prejudice। किससे फ्री होना चाहिए, बायसनेस और प्रेजुडाइस से। कह रहा सम फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन मस्ट एग्जिस्ट एज सपोर्ट अ ट्रांजैक्शन बिफोर इट कैन बी एंटर इनटू द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। और इस तरह के कोई भी अगर एविडेंस ना हो तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिविटी नहीं रखेंगे। इसलिए हर ट्रांजैक्शन के क्या होना चाहिए, आपका आपका क्या होना चाहिए, इसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। नहीं, हाँ जी, ये जो लीगल वाला, जो अच्छा वाला, ऐसा नहीं कि फेक डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए। कह रहा सच एविडेंस इज रिसीव्ड for the payment is a guest check for or acceptance of credit card or a billing of house account that supports earned sales revenue। लीजिए जी, तो ये क्या हो गए, ये सर आपके हो गए आपके प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके कन्वेंशंस को पढ़ेंगे, 4 कन्वेंशंस, और इसको एक बार और थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेंगे। आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। और अगर आपको किसी तरह का कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन करिए, जिससे आपको क्या होगा, सारा इंफॉर्मेशन फर्दर वहां मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू।